25,000 was that first केस का पे चेक था मेरा. हेलो गाइस, मैं हूँ जुबिन किरीट सैया, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट फॉर द लास्ट 10 years. Law is a study of justice, study of your rights, your duties. Law is one of the most empowering professions because it lets you know what you can do, what you can't do, what somebody else can do to you and cannot do. I am also a professor of law for the last 8 years, and my journey in the law in one word has been very empowering. हेलो गाइस, वेलकम टू द 90% टॉक शो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ के बारे में। लॉ एज अ करियर आप कैसे चूज़ कर सकते हो, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और इसी के साथ साथ क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ हैं प्रोफेसर जुबिन, जो कि मुझे बहुत पहले से जानते हैं, और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं जुबिन सर के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। So simply put, I am an advocate by profession. I also am a professor of law, and just advocacy के बारे में if you want to know क्या cases है, so I take divorce matters, I take all civil matters, property, contracts, चेक बाउंसिंग के केसेस जो 138 मैटर्स जाने जाते हैं. And I teach in a law college, Advocate Bala Saheb Apte College of Law currently. Previously, I was with Praveen Gandhi College of Law, and I teach subjects like transfer of property, land laws, civil procedure code. These are some of the main subjects that I teach, amongst many others. तो सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि लॉ एज अ करियर क्या है। सो अगर आपको ये जानना है लॉ अगर किसी को करना है तो क्या करना चाहिए, सो अ पर्सन कैन एंटर लॉ आइदर आफ्टर 12th, ओके। विच इज़ अ 5 year कोर्स, या फिर वो अपने ग्रेजुएशन या BCom, BSc, BA, BMM, BMS ग्रेजुएशन के बाद एंटर कर सकता है, विच इज़ अ 3 year कोर्स. सो आइदर इट इज़ अ 12+5 और इट इज़ अ 15+3 year कोर्स. लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर ग्रेजुएशन की बात करेगा तो क्या डिफरेंस है, और ट्वेल्थ की बात करेगा तो क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस ये है क्लियरली, इफ़ यू अगर आप मैथ्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 साल बचता है. करेक्ट। बट मेनी अ टाइम्स हाउ वी आर लाइक, मुझे नहीं पता था 12वीं के बाद मुझे क्या करना है. सो मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स डोंट नो 12th के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो दे चूज अ सेफर ऑप्शन लाइक BCom, BSc, BA, BMM, BAF, एंड फिर वहाँ से वो डिसाइड करते हैं उनको MBA करना है, उनको कुछ और करना है, और uh, नहीं है तो फिर लॉ भी कर सकते हैं, एंड देन इट विल बी अ 3 year लॉ कोर्स. Major benefits of entering into a 3 year law course is you already have one degree with you, करेक्ट। which is a BCom, BSc, whatever your graduation degree, and then you enter into a 3 year law course and 3 years में आप law कर सकते हैं. But for those who are very clear, okay, जिनके पेरेंट्स लॉयर हैं या फिर जिनको एप्टीट्यूड है पहले से कि नहीं लॉ ही करना है मुझे, करेक्ट। उनके लिए इट मेक्स सेंस 12th के बाद 5 साल लॉ करने का, सो दैट 1 साल उनका बचता है, एंड देन दैट 1 year कैन बी यूज्ड समवेयर एल्स इन फर्दर स्टडीज. लेकिन सर मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर लॉ में बहुत सारे फील्ड होती है, लाइक कॉर्पोरेट लॉयर होता है, कोई क्रिमिनल लॉयर होता है, तो उसके लिए क्या स्टडीज़ अलग अलग होती है कि सेम होती है? सो एज ऑफ नाउ करंटली जो अपने इंडिया में लॉ का स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सो देन LLB इज़ अ जनरल डिग्री. सो LLB करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल में स्पेशलाइज़ किया कि सिविल में स्पेशलाइज़ किया. आप जैसे जैसे काम करते गए, अभी मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे चेक बाउंसिंग के केसेस मिलते गए, जो काफ़ी लोग को लगता है सिविल मैटर है, बट एक्चुअली इट्स अ क्रिमिनल, इट फॉलोज क्रिमिनल प्रोसीजर. ओके. फिर मुझे सिविल के प्रॉपर्टी के मैटर्स मिलते गए, बिकॉज मैं जिन सीनियर के साथ काम कर रहा था वो प्रॉपर्टी के मैटर्स देखते थे. सो मेरा स्पेशलाइज होते गया, यू नो मतलब बट जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो उस चीज़ में राइट, आपका स्पेशलाइजेशन होगा। करेक्ट. बट लॉ एज अ डिग्री इट्स अ जनरल डिग्री. ऐसा नहीं है कि वो करने के बाद आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर सकते हैं या सिर्फ आप सिविल में प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट आपको अगर स्पेशलाइज करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे बिजनेस लॉज में इंटरेस्ट था, सो मैंने मेरा मास्टर्स बिजनेस लॉज में किया. किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इंटरेस्ट होता है, हाँ। तो अपना LLM जो मास्टर्स है वो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ या उसमें वो कर सकता है. बट प्रैक्टिस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है. लॉ में मास्टर्स इज मोर फॉर एकेडमिक पर्पसेस रादर देन प्रैक्टिकल पर्पसेस. सपोज मैंने LLB कंप्लीट कर लिया और मैं प्रैक्टिस करता हूँ जिस चीज़ में, उस चीज़ में मेरा स्पेशलाइजेशन होगा। करेक्ट.
उस चीज़ के मुझे मैटर मिलेंगे, उस चीज़ के मुझे केसेस मिलेंगे। विच करेक्ट? इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से इंजीनियरिंग के फील्ड में। आप जब इंजीनियरिंग के फील्ड में एंटर होते हैं तभी आपको डिसाइड करना है मुझे कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ, सब्जेक्ट मैकेनिकल चूज़ है। करना पड़ता है। करेक्ट। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है। एलएलबी इज़ अ जनरल डिग्री। आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी केसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं वंस यू आर एलएलबी। एंड देन अगर आपको एकेडमिक पर्पसेस के लिए किस चीज़ में ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होना है या आपको एक फील्ड में जाना है, तो देन वो फील्ड में आप मास्टर्स कर सकते हैं। और जैसे कि आपने अभी बताया कि एलएलबी और एलएलएम 2 तरीके के कोर्स होते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स। और फिर आपने ये भी बोला कि बैचलर्स और मास्टर्स में मास्टर्स करने की रिक्वायरमेंट हर किसी को नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे लोग मास्टर्स क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने मास्टर्स किया क्योंकि मुझे जब मैं एलएलबी के बाद मैंने टीचिंग शुरू किया मेरे ही कॉलेज में। मेरे प्रिंसिपल से मिलके जब हमने बात की एंड मैंने उनको बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड प्रिंसिपल राजाध्यक्ष सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल्स इन द हिस्ट्री ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, he gave me this opportunity after only 1 year of my passing out, that come teach. And at that time मुझे realize हुआ नहीं, teaching is something I am really liking. and अगर मुझे टीचिंग में जाना है कभी भी तो मुझे मास्टर्स करना मैंडेटरी है। मास्टर्स करने के बाद एक नेट सेट का एग्ज़ाम आता है विच इज़ कॉमन फॉर एनी काइंड ऑफ टीचिंग फील्ड। आपको साइंस में, कॉमर्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में टीचिंग करना है तो आपको नेट सेट कंपलसरी है। ओके। सो so as I said previously, जो मास्टर्स है LLM, it is more for academic purposes. ओके, ओनली फॉर एकेडमिक करेक्ट, पर्पसेस। मेनली फॉर एकेडमिक पर्पसेस। ओनली बोलेंगे, ओनली नहीं बोल सकते क्योंकि ये किसी को, बट यस, मेनली फॉर एकेडमिक पर्पसेस। किसी को रिसर्च ओरिएंटेड काम हाँ, करना है, गवर्नमेंट की लॉ पॉलिसीज बनाने में वगैरह, उसमें इन डेप्थ एक एरिया में जाना है, पीएचडी करना है, तो पीएचडी के लिए मास्टर्स इज मैंडेटरी। करेक्ट, करेक्ट। सो अगेन ऑल ऑफ दीज आर मेनली फॉर जैसे एकेडमिक। एमकॉम वगैरह होता है वैसे लॉ में भी एलएलएम होता है। तो अगर किसी को एलएलबी करना है तो यहाँ पर कैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है कुछ? सो जब मैंने पास आउट किया था, जब मैं एलएलबी में एंटर किया था तभी एंट्रेंस नहीं थे। बट सिंस लास्ट 4 और 5 years देर इज़ अ महाराष्ट्र सीईटी। ओके। वो सीईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे देन यू गेट, यू कैन चूज़ वॉट एवर कॉलेज यू कैन। सो बेटर द स्कोर, बेटर द कॉलेज यू कैन सिलेक्ट। सो नाउ देर इज़ अ महाराष्ट्र सीईटी विच इज़ देयर फॉर लॉ। अगर कोई सिर्फ महाराष्ट्र में लॉ कर रहा है तो उसे महाराष्ट्र सीईटी देनी पड़ेगी। अगर किसी और स्टेट में होगा तो? सो जैसे कि यहाँ पे अगर आपको नेशनल लॉ स्कूल्स में जाना है तो उसके लिए सेपरेट एग्ज़ाम है। सो वो आपको, वो महाराष्ट्र सीईटी में इट्स ओनली बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी या सच यूनिवर्सिटीज़ जो आपको लॉ में एडमिशन लेना है। बट व्हेन यू वांट टू गो इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ एंड एटसेट्रा, तो सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनका। ओके, हर एक स्टेट का अपना अपना सेट अलग एग्जाम सो होता जो है। एनएलयूज़ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, नेशनल लॉ स्कूल्स बोलते हैं, उनके लिए एक ही सेंट्रल एग्ज़ाम है। ओके। उनके बेसिस पे फिर आप सारे नेशनल लॉ स्कूल्स एक साथ दे आर कंडक्टिंग। जैसे कि आपके मैनेजमेंट से मैं कंपेयर करूँ, यू बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो अगर आपको आईआईएम्स में जाना है तो तो इसके आपको लिए अलग एग्जाम होता है। कैट देना है, कैट राइट? देना पड़ता तो है। वो कैट दिया, फिर आप कोई भी ऐसे वो कैट का स्कोर बहुत सारे आईआईएम लेवल के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में उनका स्कोर इज एप्लीकेबल। ओके। Similarly, here also we have a CAT for NLUs, and that score is particularly. But अगर आपको NMIMS से मैनेजमेंट करना है तो आपको Okay. NMAT देना पड़ेगा। एनमैट देना पड़ेगा। जैसे करेक्ट, एमबीए में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं करेक्ट, अलग अलग हाँ, यूनिवर्सिटीज़ के, वैसे सिमिलरली इसमें भी होता है। करेक्ट। बट यहाँ पे बेसिकली इट इज़ द महाराष्ट्र सीईटी एंड देन अ सेंट्रल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर NLUs। तो मेजरली यहाँ पर अगर सीईटी के स्कोर कम भी होते हैं तो एडमिशन मिल जाता है? So admission अभी ना, currently how we are placed is there is lot of competition in getting admission into law schools. बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग करेक्ट। डे बाय ऑल्सो डे। लॉ एज अ करियर, उसका वैल्यू लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज लॉ इज़ अ वेरी मल्टी फैसेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीए या सीए करना है हाँ, हाँ। तो देन यू आर रिक्वायर्ड, जनरली कॉमर्स स्टूडेंट्स ही सीए करेंगे, यू विल नेवर सी साइंस स्टूडेंट्स डूइंग सीए। क्योंकि वहाँ पर अकाउंट्स, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। बट लॉ इज़ अ वेरी मल्टी फैसेटेड, सो आर्ट्स से भी बंदा लॉ कर सकता है, करेक्ट। साइंस से भी कर सकते हैं, ओके, एंड कॉमर्स से भी कर सकते हैं। एंड लॉ हर फील्ड में एप्लीकेबल है। जैसे कि मेडिकल फील्ड है तो मेडिको लीगल केसेस हो गए, वहाँ पे लॉ एप्लीकेबल है, ओके। आर्ट्स का कोई कुछ कर रहा है तो वहाँ पे कॉपीराइट्स वगैरह हैं,
यू नो उन उसके लिए लॉ एप्लीकेबल है. ओके, एंड ऑफ कोर्स कॉमर्स में जो बिजनेस वगैरह है वो तो लॉस है ही. आई गेस बहुत सारे लोग जो करते हैं कि एमबीए के साथ लॉ करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि अलग-अलग डिफरेंट कोर्सेज़ के साथ लॉ करते हैं। तो उसके Yes. पीछे का रीज़न यही है Yes, because it's a कि और very कुछ भी रीज़न हो सकता है? one of the reasons is it's a very multifaceted thing. Secondly, law is very empowering. Knowing laws. For example, some of my colleagues they were doing CA and CS, एंड उनको पता चला कि उनके टैक्स के प्रैक्टिस में या उनके कंपनी सेक्रेटरी के प्रैक्टिस में एक लेवल तक ही सीए का डिग्री काम आता है. उसके बाद अगर कभी लिटिगेशन गया, हाई कोर्ट में मैटर गया वगैरह, सो दे कांट एक्चुअली टेक द मैटर फॉरवर्ड. दे नीड द लॉ डिग्री in order to argue matters further. So they then entered into law. So law is a very nice course in that way where people can from different fields they can get some value addition done. So that ways, and स्टैंड अलोन डिग्री की भी बात करें, अगर कोई सिर्फ एलएलबी कर रहा है, देन ऑल्सो द करियर प्रॉस्पेक्ट्स आर रियली गुड. To say that, so I'll go ahead and say that law is law or LLB degree is one profession which gives you अभी आप कोई भी कोर्स में करेंगे तो आपको पहले जॉब करके वो सीख के फिर आपने अपना प्रैक्टिस या बिजनेस सेटअप कर सकना है. लॉ में आपको ये एडवांटेज बहुत जल्दी. मतलब लॉ की डिग्री का एग्ज़ाम वगैरह खत्म हो गया तो आपको डिग्री मिल जाएगी और उसके बाद हम लोग मतलब जहाँ भी खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते प्रैक्टिस हैं. स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव सीन पीपल जो 1-2 साल इंटर्नशिप करते हैं लॉ के कोर्स के साथ, एक एरिया निश एरिया पकड़ के सब सीख लेते हैं और एलएलबी डिग्री हाथ में होने के बाद तुरंत अपना प्रैक्टिस चालू कर दिया. ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम कोर्सेज देते हैं इंडिया में. एंड वन ऑफ द मतलब यहाँ पर जो एलएलबी में जो होता है, आपने जैसे बताया कि इंटर्नशिप करते हैं, मतलब ऑप्शनल होता है ऐसा कुछ? यस, इट इज़ ऑप्शनल. इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है, इंटर्नशिप ऑप्शनल है. बट इंटर्नशिप इज़ एडवाइजेबल, स्पेशली समर इंटर्नशिप्स, विंटर इंटर्नशिप्स. लॉ के कोर्स में एग्ज़ाम्स के बाद 2 से 3 महीने का ब्रेक होता है, एंड दैट टाइम इज़ बेस्ट यूटिलाइज टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एंड वंस यू आर डन दैट, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लॉ के कोर्स के साथ भी इंटर्नशिप्स करते हैं, सो दैट उनको वो टाइम दे कैन उनके लाइक यहाँ से पढ़ भी सके और वहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्ट, वो भी कर सकें. एंड प्लस अगर आप अच्छे अच्छे फर्म्स में काम करते हैं तो देन यू आर एबल टू गेट इट ऑन योर सीवी ऑल्सो. सो आपको जब भी कॉर्पोरेट में अगर किसको जॉब क्योंकि करना जितना है. ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना मतलब अच्छी प्लेस। करेक्ट, दैट्स ऑलमोस्ट कॉमन अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, राइट? वैसा. और सर आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, तो अगर कोई स्टूडेंट एलएलबी करता है या उसके आगे कुछ करता है तो उसमें फ्यूचर का स्कोप क्या है, लाइक कितने पैसे कमा सकता है या मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती है? सो अगेन इट डिपेंड्स. जैसे कि लाइक इन एनी फील्ड, लॉ में डाइवर्सिटी बहुत है. So if somebody wants to do litigation, okay, litigation at the very start of a lawyer's career is not a very well-paying job. Okay, so anything from around 5,000 a month to 8,000 a month, is at the very least, and a lawyer will start off with. But big law firms, वाडिया गांधी हो गया, अमरचंद मंगलदास हो गया, AZB हो गया, all of those firms you can even earn up to 50 to 80,000 a month at the very start. 50 to 80,000? Yes. So there's a lot of disparity, as far as individual lawyers के पास आप करोगे तो आप हाँ you will earn as less as what I told, Yeah. 5 to 8,000. And when you go in the big law firms, you will earn higher. But again, the big law firms रिक्वायर अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड correct, they will require you to do a big name internships. They will require excellent academic qualification. They will even require you to do law from either national law schools or in Mumbai government law colleges. Okay, so उनके criterias भी थोड़े high हैं because they are paying so well. And overall, supply has been more than demand of late, especially due to coronavirus and other things. So the supply has been a lot more as opposed to demand, which has kind of devalued the law profession a little bit because इतने सारे students निकल रहे हैं जहाँ पे absorb होने का capacity थोड़ा limited हो गया है. But I think वो आप हर कोर्स के बारे में बोल सकते हैं. या दैट्स और सपोज अगर मैं आज एलएलबी करता हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शन होते हैं कि मैं किस किस फील्ड में जा सकता हूँ? आप लिटिगेशन में जा सकते हैं. लिटिगेशन में जैसे मैंने बताया, आप अगर खुद का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किसी स्मॉल फर्म या मिड साइज फर्म या फिर इंडिविजुअल लॉयर के पास शुरू कर सकते हैं.
आपको अपना लॉ फर्म्स में करियर बनाना है तो आप बड़े लॉ फर्म्स में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन लिटिगेशन पार्ट, जो सिर्फ ओके। अग्रीमेंट्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें सॉलिसिटर्स वगैरह आ जाते हैं। तो आप किसी सॉलिसिटर्स के पास आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आर्टिकलशिप करके वो सॉलिसिटर्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। यू कैन कम इनटू टीचिंग, तो आप मास्टर्स करके आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। यू कैन गो इनटू पॉलिसी मेकिंग, सो दैट अगेन आप किसी पॉलिटिशियन के पास इंटर्नशिप करके आप जा सकते हैं। आप बुक्स लिख सकते हैं, आप खुद का प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं। सो ऑप्शंस आर, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस आफ्टर डूइंग लॉ, बट समवेयर इन दोज 3 years द चैलेंज इज फाइंडिंग वेयर माई एप्टीट्यूड इज, what I am liking, what I would like to do। आपका अपना पैशन क्या है वो फाइंड आउट करेक्ट, करना मैं बहुत कहाँ ज़रूरी है। होना चाहता हूँ 10 साल के बाद, मैं कहाँ देखना चाहता हूँ अपने आप को। दैट इज अ चैलेंज टू फाइंड इन दोज 3 years, एंड द 3 years आर बेस्ट यूटिलाइज फॉर दैट पर्पज। ओके। आपने जैसे अभी बताया कि अगर आप लोग लॉ कॉलेज से करते हो, अगर कोई अच्छे कॉलेज से करते हो या कोई गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो इस हिसाब से सर कॉलेज कितने अवेलेबल है, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, इसमें क्या डिफरेंस होता है अगर कोर्सेज़ की बात करें तो? सो व्हेन आई सेड गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जीएलसी, जो चर्च गेट पे है। वो एक, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेजेस, and because it's one of the oldest law colleges, they have a very strong alumni base. Most of the judges you will see, most of senior partners in senior law, in old law firms you will see are or alumni of GLC, and that is why GLC has, as a reputation, it has the best reputation as far as any college in Maharashtra is concerned, all over India भी बोल सकते हैं आप। करंटली मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड अराउंड 50 to 70 लॉ कॉलेजेस हैं, स्कैटर्ड ऑल ओवर मुंबई आउटस्कर्ट्स, कुडाल तक भी अपने कॉलेजेस हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। देर आर NLUs ऑल ओवर इंडिया, NUJS कोलकाता, बैंगलोर, भोपाल। सो यू नो बट इन मुंबई पर से देर आर अराउंड 50 to 70 कॉलेजेस विच आर अफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। और जब हम लॉ करते हैं तब सबसे बड़ी बात आती है फ़ीस की। तो यहाँ पर जैसे अगर एमबीए की बात की जाए तो एमबीए में भी बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी है कि जहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कम कॉलेज ऐसे है कि वहाँ पर फ़ीस कम होगी। लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर फ़ीस कम है तो यहाँ की मतलब डिग्री की वैल्यू भी कम है। तो वैसे ही सिमिलरली लॉ में भी होता है। So no, that is not the case with law, ओके। because law as a course. So there is only one Bar Council of India. Okay, and then there are various state bar councils. सो अभी आप कोई भी कॉलेज से आप करो, आपको जो प्रैक्टिसिंग का जो लाइसेंस मिलता है वो आपको स्टेट बार काउंसिल्स देते हैं, विच इज़ अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे कॉलेजेस का इम्पोर्टेंस, इफ़ यू आर इन अ वेरी रेप्यूटेड लॉ कॉलेज लाइक अ GLC एंड एक्सेट्रा, तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं ओके। इन गेटिंग इन टू लॉ फर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आपको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है या आपको टीचिंग वगैरह में जाना है, in that case it will not matter which college you did, as far as your career is concerned, but it's always better to do, if like अगर आपको चूज़ ही करना है तो क्यों ना आप बेटर कॉलेज से लॉ करें वैसे। बट MBA जैसे डिस्पैरिटी नहीं है, इफ़ यू आर फ्रॉम डूइंग फ्रॉम बेटर कॉलेजेस देन योर पे पैकेजेस मैनी फुल टाइम्स, इतना डिस्पैरिटी नहीं है लॉ में। सर एज अ लॉयर आपकी फ़र्स्ट इनकम क्या थी? सो जैसे मैंने बताया, मैं लिटिगेशन में जाना चाहता था, एंड लिटिगेशन इज़ नॉट अ वेरी हाई पेइंग, अगर लिटिगेशन में जाना है तो आपको इट्स नॉट अ वेरी हाई पेइंग जॉब। जैसे कि आपने बताया था कि 5 to 8,000 के आसपास करेक्ट। मंथली सो मिलता है। जब मैं सेकेंड ईयर में था, मैंने मेरे एक सीनियर है समीर तेंदुलकर सर, उनके यहाँ पे इंटर्नशिप की थी। तो इंटर्नशिप में आई गॉट पेड, तभी मैं पढ़ रहा था ऑफकोर्स, एंड आई वॉज पेड अराउंड 2000 अ मंथ। ओके, एंड देन जब मैं वहाँ से पास आउट करके गया, एंड आई वर्कड विद अ इंडिविजुअल लॉयर अगेन, ही इज़ वन ऑफ माय गुरुज, ही इज़ वन ऑफ माय मेंटोर्स। मैं आज भी उनके साथ मेरे को जो जो मुझे मैटर्स मिलते हैं मेरे कंसल्टेंसी में, मैं आज भी उनके साथ डिस्कस करने जाता हूँ, मनमोहन दुधाने सर। मनमोहन दुधाने सर के पास आई वाज अर्निंग अराउंड 6 to 8 thousand अ मंथ। सो मेरी एज आफ्टर बिकमिंग अ लॉयर, माय फर्स्ट इनकम वाज 6 to 8 thousand अ मंथ। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर आपने लॉ के करियर में एज ए लॉयर आपने टोटल कितना कमाया अभी तक? So if you ask me about how what a student can a law student can expect, I feel the escalation from 8 to 10,000 a month to 60 to 80,000 or 1 lakh a year
1 lakh a month would be around some few years, 3 to 5 years, depending on how hard a person is willing to work. मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा लोग मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। करेक्ट। एंड ये तो स्टेटमेंट हम हर फील्ड को बोल सकते हैं, हाँ, बट यहाँ पे ये एक्चुअली एस्केलेट फास्ट हो जाएगा। ओके। यू नो द रिवॉर्ड्स, यस द रिवॉर्ड्स यू नो विल शो अप वेरी क्विकली, एज अपोज टू आप किधर जॉब करोगे तो आपको 3-4 साल में इतना हाइक नहीं मिलने वाला है, करेक्ट। बट लॉ एज अ प्रैक्टिसिंग फील्ड उसमें ये इट्स वेरी पॉसिबल। जैसे कि आपने बताया कि कोई भी जब लॉ करता है तो यहाँ पर लिटिगेशन का जो पीरियड होता है वहाँ पर बहुत कम पे मिलता है, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि 5 to 8,000 के आसपास मिलता है। तो वो टाइम आपके लिए उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? चैलेंजिंग था ऑब्वियसली, बिकॉज जब आप 24-25 होते हैं, आपको इट्स द टाइम व्हेन यू रिक्वायर द मोस्ट मनी, राइट? करेक्ट, करेक्ट। पेरेंट्स से भी प्रेशर आता है कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। हाँ, एंड खुद से भी यू फील दैट आपको फ्रेंड्स के साथ जाना है, एंड ऑल, सो दे वर चैलेंजिंग, बट आई न्यू व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू। मुझे पता था दैट दिस स्टार्ट्स मे बी अराउंड दिस मच, बट इफ आई वर्क हार्ड, यू नो luckily I had a very good mentor who was allowing me to take my own matters while I was actually practicing. So मेरा growth बहुत fast हो गया. So of course वो initial 1 year, 1.5 year were challenging, and but because I had a clear goal, clear picture that okay, if I'm in the right path, I'm in the right direction, मेरे लिए that phase though challenging quickly pass हो गया. Plus, I would just like to add, because I was also teaching at that time, to facilitate not only the income part of it, but the time, the knowledge, So the teaching really helped me to facilitate, with my practice. सर यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन ये आता है कि जब आप किसी के अंडर सीख रहे होते हो तो यहाँ पर आप किसी और के केसेस भी ले सकते हो क्या? So again, it depends on आप किसके अंडर काम कर रहे हो और उनके पॉलिसी क्या है. बट मैं पर्सनल थिंग इज, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट बी इन अ हरी, बिकॉज अनलेस यू हैव अ फुल नॉलेज, यू कांट हेल्प योर क्लाइंट्स, राइट? एंड क्लाइंट्स का जो मैटर्स लेंगे दे विल बी हाई स्टेक मैटर्स. किसी के प्रॉपर्टी का सवाल है, किसी के घर का सवाल है, आप क्रिमिनल मैटर्स में किसी के लाइफ का सवाल है, नहीं तो वो जेल में हो जाएगा. रिस्क बहुत होता है यहाँ करेक्ट. सो आई हैव सीन दैट लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दी कमाने के चक्कर में, 1 साल ठीक से सीखा नहीं सीखा, एंड खुद का. बट आई वुड रियली सजेस्ट दैट पेशेंस इज अ वर्च्यू. इफ़ यू पेशेंटली वर्क, हार्नेस योर आर्ट स्किल, लर्न एवरीथिंग, और उसके बाद आप करें. इन माई केस इट वॉज लिटिल डिफरेंट. जैसे मैंने बताया, मेरे सीनियर मुझे अलाउ करते थे, बिकॉज ऑलरेडी वाइल स्टडिंग मैंने 2 साल इंटर्नशिप की हुई थी. पर। ओके, तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको वहाँ पर मिला। करेक्ट. एंड फिर उसके बाद 1-1.5 साल मैंने उनके अंडर सब काम किया, सीखे. एंड जो मैं मैटर्स भी लेता था, मैं अपने सीनियर का एडवाइस और गाइडेंस, उनके मेंटरशिप के अंडर ले रहा था. इट वॉजंट दैट उनको नहीं बताया, मैंने सेपरेटली ले लिया, बहुत बार क्या होता है कि मेंटर को पता ही नहीं होता है कि बंदा क्या कर रहा है। राइट. एंड मैं आज भी, जैसे मैंने बताया, मैं आज भी कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स आता है तो मैं क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि इसमें मेरे सीनियर का मुझे ओपिनियन लगेगा, सो आई गिव यू द ओपिनियन. सो आज भी मैं जाता हूँ कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स अपने सीनियर के पास लेके, एंड जस्ट मेकिंग श्योर दैट द क्लाइंट गेट्स द बेस्ट. ही इज़ नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ माई प्रोबेबली लैक ऑफ नॉलेज समवेयर. सर जैसे कि इंडिया में 3 तरीके के कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो यहाँ पर तीनों जो लॉयर होता है उनके तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सो डिफरेंस कुछ नहीं होता है. जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो एक स्टेचर पे पहुंच गए जहाँ पे अभी नाउ दे आर टेकिंग ओनली सुप्रीम कोर्ट मैटर्स. सिमिलरली जैसे हाई कोर्ट के मैटर्स, सम लॉयर थ्रू years of his time, now he has selected that okay, I will only take high court matters, okay, I will only take these high profile matters. So लॉयर में फ़र्क नहीं है, बट लेट्स से अगर मैं नया पास आउट हुआ हूँ, मुझे डायरेक्टली कोई सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के मैटर्स क्यों देगा? इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। करेक्ट. सो वैसे है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ पे सीनियर काउंसिल्स होते हैं जो सिर्फ हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. उनका एक फील्ड में स्पेशलाइज हो जाता है आफ्टर 10, 12, 15 ईयर्स. लाइक उनकी एक चॉइस होती है कि वो हाई कोर्ट के मैटर से लेंगे या सुप्रीम कोर्ट के मैटर से लेंगे। करेक्ट. क्योंकि अगर चॉइस दें, अगर मुझे कोई पूछेगा आप कौन से मैटर्स लेने जाओगे, तो मैं भी बोलूँगा मुझे सिर्फ हाई कोर्ट के मैटर्स ही चाहिए. बट रियलिटी में ऐसे होता नहीं, राइट? नहीं। बट जिस दिन आप यू आर एबल टू कमांड दैट, देन ऑफ कोर्स
दे विल ओनली टेक हाई कोर्ट मैटर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, अरे ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, ये हाई कोर्ट का लॉयर और अगर आपको जज बनना है अगर किसी को, तो उसको लॉ करना पड़ेगा, लॉयर का काम करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो जज बन सकता है? है। उसके लिए एग्ज़ाम होती है, जज की भी अलग से एग्ज़ाम जज होती है? जज की अलग से एग्ज़ाम होती है। एलएलबी करने के बाद आपको जेएमएफसी की एग्ज़ाम होती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती है न्यूज़पेपर में। सो आप जेएमएफसी की दे सकते हो इमीडिएटली, फ्रेश ग्रेजुएट का कैटेगरी भी है उसमें। ओके, 3 इयर्स के प्रैक्टिस के बाद भी आप जेएमएफसी का एग्ज़ाम दे सकते हो। 7 इयर्स के बाद आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके। सो सेपरेट एग्ज़ाम्स है जुडिशरी में एंटर करने का। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपको एज़ अ लॉयर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको जज बनना है तो? यस, सो एक्सेप्ट फॉर जेएमएफसी जहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स भी विदाउट प्रैक्टिस डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अगर आपको 7 इयर्स के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या उसकी एग्ज़ाम देनी है तो आपको प्रैक्टिस में होना ज़रूरी है, बिकॉज आप प्रैक्टिकली अभी यू आर गोइंग टू चीज़ों को समझेंगे। करेक्ट एंड यू आर गोइंग टू सिट एट अ पोजिशन व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड पीपल्स लाइव्स ऑन सर्टेन केसेस। जब भी हम लोग करियर में कुछ कुछ नया करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला टेंशन यही होता है कि मुझे मेरा पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, पहला कस्टमर कैसे मिलेगा। तो आपको लॉ करने के बाद आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था? सो बहुत ही फ़नी स्टोरी है। ओके। मैं एक लॉ फर्म में काम कर रहा था बीच में, एंड वहाँ पे एक कलीग थी। वो कलीग के साथ वी यूज्ड टू टेक सम मैटर्स, और सबसे पहला केस मुझे डिवोर्स का मिला था, सबसे पहला ही केस। अरे! एंड जो मेरे कलीग थे, उन्होंने पहले शायद एक डिवोर्स का मैटर किया हुआ था, बट वो भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। सो शी टोल्ड मी टू हेल्प हर आउट, एंड कुछ थोड़ा सा डिवोर्स का प्रोसीजर पता था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कुछ फैमिली कोर्ट में काम कर रहे थे। सो आई वेंट अहेड, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटिशन था, सो टेक्निकली बहुत काम नहीं था केस में, बट थोड़ा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। एंड दैट वाज द फर्स्ट केस, एंड आई विल इवन गो ऑन रिकॉर्ड, 25,000 वाज दैट फर्स्ट केस का पे चेक था मेरा। एंड देन ऑफ कोर्स एज टाइम वेंट बाय, दूसरे केसेस मिलते गए। डैडी बिजनेसमैन थे, तो चेक बाउंसिंग के केसेस मिलते गए। उससे मेरा चेक बाउंसिंग में मेरा स्पेशलिटी एक्सपर्टीज़ बढ़ते गया। जो सीनियर के साथ काम कर रहा था उनके प्रॉपर्टी मैटर्स, मेनली स्मॉल कॉजेस कोर्ट वगैरह में, रेंट कंट्रोल एक्ट के मैटर्स, प्रॉपर्टी मैटर्स, तो वहाँ से फिर दूसरे क्लाइंट्स मिलते गए। एंड देन एज यू गो ऑन, यू नो इफ़ यू आर गुड, लोग ढूंढते हुए आते हैं तुमको ये फील्ड में। करेक्ट, करेक्ट। किसी भी फील्ड में हो। यस। सर बॉलीवुड ने ना लॉयर्स के एक अलग फ्रेम बना दिया है कि लोगों को लगता है कि जो काला कोट पहनता है और जो रोड पे मतलब निकलता है वो सब लॉयर होते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सो बॉलीवुड ने तो ठीक है, बट इन जनरल भी एक परसेप्शन है। जैसे कि मेरे कॉलेज के दोस्त थे, मेरे मजाक उड़ाते थे हाँ, कि अभी अभी तू लॉयर बन रहा है, तू काला कोट पहन के ऐसे कोर्ट के बाहर चक्कर लगाएगा, और बट रियलिटी ये है कि ये मिसकंसेप्शन है। जो एक्चुअली वो कोर्ट के बाहर वाइट शर्ट ब्लैक कोट में आपको घूमते हुए दिखेंगे, कभी हाँ, बांद्रा हाँ। कोर्ट के बाहर देखेंगे आप, किला कोर्ट के बाहर सीएसटी के अराउंड देखेंगे आप, वो एक्चुअली लॉयर्स नहीं होते। वो कुछ लॉयर्स के एजेंट्स होते हैं जो ओके। क्लाइंट्स लेके आते हैं। जैसे कि अगर आपको कोर्ट में कुछ काम है, छोटा मोटा नोटरी करानी है, तो उन्होंने कर दिया। एक छोटा गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो लेके आए कि अच्छा आप बना दे, एंड देन वो उनका कुछ कमीशन रहता है। ओके। सो वो लॉयर नहीं होते, बट उससे यस हमारे लॉ प्रोफेशन का डिग्रेडेशन बहुत हो गया है। लोग को लगता है ये लॉयर्स हैं तो ऐसे हाँ, क्योंकि घूमेंगे। मैंने खुद बाहर बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है कि अंधेरी कोर्ट के सामने या बांद्रा कोर्ट के सामने बहुत लोग ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ, बट वो लॉयर्स नहीं होते, वो उनके एजेंट्स होते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने लॉ किया हुआ है तो आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा ऐसा कि आपने टीचिंग के प्रोफ़ेशन को भी जॉइन किया, लाइक एज़ अ टीचिंग करना भी शुरू किया? सो ये एक थोड़ा सा स्टोरी है। आई वाज नेवर, मुझे कभी नहीं था कि मैं टीचिंग में जाऊंगा या आई विल बी अ प्रोफेसर ऑफ लॉ, कभी सोचा नहीं था। बट सिंस मेरे प्रिंसिपल राजाध्यक्ष सर ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, एट दैट टाइम आई फाउंड माई कॉलिंग। मुझे ऐसे लगा कि टीचिंग इज समथिंग विच आई शुड रियली डू। देन ऑफकोर्स मैं दूसरे कॉलेजेस में पढ़ाने गया, एंड और एक बीच में फेज़ आ गया था जहाँ पे लिटिगेशन में रनिंग अराउंड बहुत हो गया, भागना दौड़ना बहुत हो गया। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाओ, कभी सीएसटी से मैं डिंडोशी जाता था गोरेगांव बाइक पे, वहाँ पे जाके पता चलता था सामने वाला सिर्फ डेट लेके चला गया। सो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा था। एट द सेम टाइम टीचिंग मैं एन्जॉय करने लगा।
एंड कहीं ना कहीं वो फेज में आई डिसाइडेड दैट आई एक्चुअली वांट टू, मुझे मेरा प्रैक्टिस, मेरा कंसल्टेंसी तो रखना है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वांट टू हेल्प पीपल विथ, आई वांट टू डू दैट, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू गो इनटू टीचिंग, दैट्स वेयर आई फाउंड माय कॉलिंग. सर अगर किसी को लॉ के बारे में जानना है कि इंडिया का लॉ कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है, अगर आप नॉर्मली जानना हो अगर, क्योंकि जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल तो आए दिन मतलब फैमिली में केसेस बहुत सारे होते हैं, तो अगर किसी इंसान को इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो क्या वो लॉ कर सकता है खाली सीखने के लिए? कर तो सकता ही है ज़रूर, एवरीवन इज़ फ्री टू डू व्हाट दे वांट, बट अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, आपको सिर्फ कुछ एस्पेक्ट जानने हैं, तो उसके लिए आप, व्हाई आर यू पुटिंग योर 3 years ऑफ लाइफ इनटू इट? माय सजेशन वुड बी, आप उसके रिलेटेड बुक्स पढ़िए, आप उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उनसे मिल के उनके बारे में क्लैरिफिकेशन सीख कीजिए. दैट वुड बी ईजियर एंड मोर टाइम सेविंग, राइट? व्हाई वुड यू एक्चुअली पुट 3 years? कोई प्रैक्टिस कर रहा है वो भी 3 साल डाल रहा है, और जिसको सिर्फ एक एस्पेक्ट का नॉलेज चाहिए वो भी 3 साल डाल रहा है. कर तो सकते ही हैं. क्योंकि ना आजकल ना फैमिली के मैटर्स इतने बढ़ जाते हैं कि हर कोई सोचता है कि नहीं कुछ नहीं करूँ तो मैं लॉ तो करूँ, एक डिग्री के लिए, एक नॉलेज के लिए। बट प्रैक्टिकल वैसा नहीं है. अभी हर कोई गाड़ी चलाता है तो हर कोई सोचता है कि चलो मैं ही खुद मैकेनिक बन जाऊँ, मैं ही खुद तो ये इंजीनियर कर पॉसिबल लूँ. नहीं है। हाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है, एक आध दो जन ऑफकोर्स एक्सेप्शंस होते हैं. किसी को बहुत ही इंटरेस्ट आ गया, जैसे कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं लॉ कर रहा था एज अ साइड कोर्स, बट व्हेन आई एंटर्ड आई रियली फेल्ट इट एम्पावरिंग. मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा लॉ कोर्स. मैं सिर्फ जो डिग्री के लिए करने वाला था, आज मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ. प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ लॉ. सो दैट ऑलवेज डिपेंड्स. तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा। इसी के साथ साथ अगर आपको आपके केस के लिए किसी वकील को हायर करना है, किसी लॉयर को हायर करना है, तो सर यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर का कॉन्टैक्ट रेफरेंस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर आपको आज की इस वीडियो का कॉन्टेंट वैल्यूबल लगा है, कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।